उसके लिए बाड़ा बनाया गया है। वहाँ पर ना तो कोई व्यवस्था की गई है। जो जानवर वहाँ जाते हैं 2-1 दिन रखने के बाद वो फिर छोड़ दिए जाते हैं, जिससे किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो जाती है। और पूरा मेहनत जो किसान करता है अपने परिवार के साथ मिल करके, और सारे परिवार के लोग जो अपना एक उनका उद्देश्य होता है कि इस फसल से हम ये करेंगे, वो सारा विफल हो जाता है। क्योंकि उन जानवरों से जिधर भी निकलते हैं उधर पूरा बर्बाद करते हुए निकलते हैं। तो सबसे बड़ी तो समस्या किसानों के लिए यही है। और उसके अलावा जो सरकार की तरफ से योजनाओं का जो ये बड़ा ज़ोर शोर से प्रचार किया जाता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई पड़ता है। क्योंकि जो ये अभी हमारे किसान भाई करीब 10 महीने से जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी गूंगी बहरी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। और ध्यान न देते हुए भी कम से कम उनका कोई अहित न किया जाए, परंतु एन केन प्रकारेण किसी न किसी प्रकार से उनको परेशान करने के लिए तमाम तरह से उनका विरोध किया जाता है। और उन्हें बदनाम करने के लिए तरह तरह की साजिशें रची जाती हैं, जिससे किसान बदनाम हो। कभी उनको कुछ बताया जाता, कहीं पे कुछ बताया जाता है, और उनके साथ सहयोग न करते हुए वो वार्ता करना चाहते, उस पर भी वार्ता नहीं करते। जो बिल बनाए गए हैं वो तो बिल्कुल किसान विरोधी हैं। और हम लोग चूँकि यहाँ ये किसानों के बीच से ही हैं, इसलिए मेन समस्या जो MSP का बताते हैं कि हमने इतना ख़रीद कर लिया है, उसमें हमने ये मैक्सिमम देखा है कि किसान जाता है तो उसकी फसल को न ले करके यहाँ जो बाज़ार के जो ख़रीद फरोख्त करने वाले हैं उनसे साँठ-गाँठ करके एक गाड़ी माल उनसे ख़रीद लिया जाता है, और वही किसानों के नाम डिवाइड करके उसका पेमेंट कर दिया जाता है। और शासन के रिकॉर्ड में ये दर्ज हो जाता है कि इतने लाख कुंटल धान की गेहूं की खरीद, धान की खरीद की गई। जबकि यहाँ हकीकत में जो मूल किसान है वो अपनी फसल को बेचने के लिए बाज़ार में ही मजबूर होता है, क्योंकि उसकी फसलों का वहाँ पे कोई मूल्य नहीं मिलता। और वो बेचारा औने पौने बेच करके, और महंगी जो उसकी लागत है उसको लगा करके अंत में जब उसका कैलकुलेशन करता तो उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है। परंतु किसान की ये दुर्दशा है, चिल्लाने के बाद भी कोई उसको सुनने वाला नहीं है। इसी के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं, और ये आप लोगों से भी ये अनुरोध करते हैं कि इस विषय पर हम लोग कोई एक बना करके एक उस टाइप का, जिससे कि शासन के स्तर तक इन बातों को पहुंचाया जा सके, तो उसका एजेंडा बना करके उसको दिया जाए, जिससे कम से कम इम्प्लीमेंटेशन हो, या सरकार जो कर रही है उसके संज्ञान में आए, जो शासन स्तर पर कि ये जो सुविधाएं दी जा रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़मीनी स्तर पर ना हो करके बीच में ही लोगों के द्वारा बरगलाया और खाया जा रहा है। रखें और यहाँ के लोगों को ये चीज़ बताएं कि आखिर महंगाई, कानून तो है ही, जो महंगाई बढ़ रही है, जो किसानों पे महंगाई की मार है, उसका असर कहाँ तक के जा रहा है ये बताएं। और ये जो है किसान बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या किसानों को इससे नुकसान हो रहा है या किसी और को भी नुकसान? आदरणीय चौधरी सुरेंद्र सिंह यादव जी अध्यक्ष इस सभा के, और मुन्ना सिंह जी, महफूज आलम, महमूद यादव जी, सुनील कुमार यादव जी व अन्य गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबका वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथ में ये कहना चाहता हूँ कि आखिर किसान परेशान किससे है? जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसी दिन से किसान परेशान है। ये 8 जून 2020 को 3 कानून जो लाए गए उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन
ये जो कानून लाए गए ये किसानों के हित में नहीं अहित में है। दूसरी बात ये है कि जब हम सब भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं तो हमें ये देखना होगा, अपने में मंथन करना होगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो हमारे हितों को बढ़ाएगी, जो दलितों को बढ़ाएगी, जो बैकवर्डों को बढ़ाएगी, जो माइनॉरिटी को बढ़ाएगी। तो मेरे समझ में आया, मैंने इतने दिन से वो किया है कि समाजवादी पार्टी से अच्छी कोई पार्टी मैंने नहीं देखी है जिसने बैकवर्डों के लिए काम न किया हो, जिसने दलितों के लिए काम न किया हो, जिसने माइनॉरिटी के लिए काम न किया हो। तो एक पार्टी केवल उत्तर प्रदेश में है जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक सकती है। और आज हमें ये पढ़ लेना होगा कि अपने घर को, हम बातें करते रहते हैं कि नहीं साहब समाजवादी पार्टी अच्छी है, अरे हमको अपने घर में एक एक बच्चे को बताना होगा कि जब आप बाहर जाओ तो समाजवादी पार्टी के बारे में बताओ। जब बताओगे उस पर प्रचार होगा। एक आदमी अगर अपने घर में 10 लोगों से कहता, वो निकल करके बाहर जाएगा 10 आदमियों से कहेगा तो 100 आदमी हो जाएगा। तो मेरा ये कथन ये है कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में हर हाल में 2022 में लाना होगा। अगर अपनी अस्मिता को बचाना, अपने सम्मान को बचाना, आप सड़क पे जाइए। आपको नहीं पता है कब उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी की पुलिस, मोदी की पुलिस कब डंडों से मारेगी और कब ले जा करके ठूंस देगी। आपका कोई सुनने वाला नहीं, आपका सम्मान नहीं है। आप चाहे जितने बड़े आदमी हो थाने में चले जाएंगे, सिफारिश करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ यह आगाह करने वाला हूं कि अभी तक तो हमने जो देखा, इससे आगे अगर 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो न तो हमारा सम्मान बचेगा और न हम स्वयं बचेंगे। क्योंकि आप देख लीजिए कि दवाइयों के मामले में देख लीजिए, 1 रुपये का पर्चा, समाजवादी पार्टी ने 1 रुपये का पर्चा हर अस्पताल में बनाया था। अब क्या हो गया है, बिजनेस, यानी धर्म से धंधा करते हैं। 100 रुपये का पर्चा बनेगा तब देखा जाएगा। यहाँ की स्थिति यह है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। मनरेगा था, मनरेगा में काम करते थे, लेकिन मनरेगा में जो उसके ठेकेदार हैं जिनके पास में है वो जीसीबी से काम करा देते हैं, लेकिन वहाँ की जो जनता है, गरीब है, उसको नहीं मिलता। आप ये देखना चाहेंगे कि जिस समय लॉकडाउन हुआ उस समय सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मारे गए, कष्ट उठाए, क्योंकि देखिए इनके पास रोजगार कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। तो हम बाहर के प्रदेशों में जाते हैं जहाँ हमारा सम्मान नहीं होता। हमारा सम्मान वहाँ वो कहते हैं भैया लोग आए हुए, बॉम्बे आप जाइए, भैया लोग आए हैं, मारे गए, पीटे गए, आपको कुछ नहीं। तो मैं कहता हूँ कि मेरी सरकार, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, मैं सामाजिक मंच है, मैं समझ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ आप तो नहीं, इसके लिए मैंने नहीं कहा। देखिए सामाजिक जो बात हो रही है, किसानों की महंगाई की मार जो किसानों पे पड़ रही है, महंगाई की मार, देखिए महंगाई की मार जो पड़ रही है किसानों पर, सिर्फ इस वजह से ही पड़ रही है कि जो उनका आंदोलन है, आंदोलन को तोड़ा जाना है। आंदोलन को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। आप देख लें कि जब पूरी दिल्ली में घेर कर बैठी हुई थी, उनको संसद जाने के लिए पुलिस ने उन पर लाठियाँ चलाई। अब मैं तीनों कानूनों के बारे में बताऊंगा कि एमएसपी की समर्थित मूल्य जो आप कह रहे हैं, समर्थित मूल्य किसानों को नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब किसान अपनी फसल लेकर के मंडी में जाता है तो उसको उस समय जब समर्थित मूल्य था तो उससे निर्धारित मूल्य था कि साहब 19 रुपये 50 पैसे में हमको धान हमारा खरीदा जाएगा। लेकिन जब इसको बंद कर दिया गया तो जब मंडी समाप्त हो गई, मंडी समाप्त होने के बाद जब हम लेकर जाते हैं तो वहाँ पर वो जो बिचौलिया बैठा हुआ है वो बात करता है। बात ये करता है कि साहब हम तो 15 रुपये में लेंगे, 12 रुपये में लेंगे। क्योंकि किसान को ये गर्ज होती है, परेशानी होती है कि उसे अपने बच्चे की फीस देनी है, अपनी बेटी की शादी करनी है, बच्चे के लिए कपड़े खरीदने हैं, तो अपनी गरज के वजह से वो 12 रुपये में बेच देता है। दूसरी बात, जो किसान, ये एमएसपी का न होना सबसे बड़ी किसानों के लिए परेशानी है। दूसरी बात इसमें यह आती है कि एग्रो एजेंट ये बनाया गया, इस जो दूसरा फार्मूला है, जो दूसरा बिल है कि जो किसानों की ज़मीनें हैं वो बड़े बड़े व्यापारी जो हैं, अडानी है, अंबानी है या और लोग जो है वो ले लेंगे, उस पर अपनी मर्जी से खेती करावाएंगे।
अपनी मर्जी से खेती करावेंगे और अपनी मर्जी से खेती कराने के बाद जो भी आएगा उसको अपनी मर्जी से देंगे। मान लीजिए आलू किसी के खेत में छोटा हो गया तो कहेंगे तो बिल्कुल बेकार है, मैंने जो साइज किया था उसी साइज से आएगा। तो खेती जो है उसमें साइज तो होता नहीं। तो एग्रो एजेंट जो है वो जमींदारी प्रथा की तरफ ले जाने की बात करता है। तीसरी बात आती है भंडारण की। भंडारण हमारे देश में होने की व्यवस्था थी, आज भी मंडियां हैं बड़ी बड़ी जिसमें कि भंडारण की व्यवस्था है। भंडारण अगर नहीं होगा तो आप उसका समझ लीजिए कि क्या प्रभाव पड़ेगा। जब देश में सूखा पड़ता है, प्रदेश में सूखा पड़ता है, जब भंडारण होता है उसी से गवर्नमेंट जो है लोगों को देती है, अपना वो राशन देती है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि जब भंडारण नहीं होगा तो जो गरीब आदमियों को जो अभी तक जो दिया जा रहा है राशन के साथ दे रहे हैं हम, तो उसी भंडारण से दे रहे हैं। जब भंडारण की व्यवस्था ही गवर्नमेंट की ख़त्म हो जाएगी तो जब वो क्या कहते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां भंडारण की व्यवस्था करेंगी तो जब फ्लड आएगा तो आप कहाँ से खाना देंगे, जब सूखा पड़ेगा तो आप कहाँ से देंगे। तो भंडारण की व्यवस्था न होने की वजह से सबसे बड़ी बात गरीबों पर ही पड़ेगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ। और दूसरी चीज़ें आप और उसके अलावा देख लीजिए कि आपने क्या किया। आपने जो गौपालक की बात बताई कि गौओं पर वो किया जाए तो उसमें कोई समस्या नहीं। हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग पालते हैं गाय, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो गाय से बछड़े हो गए, वेस्टेज, उनको वेस्टेज मान करके आप छोड़वा देते हैं। बड़ी बड़ी फसलें होती हैं, उन जब हम फसल को तैयार करके रखते हैं, किसान तैयार करके रखता है, उसको खा जाते हैं। इसका नुकसान कौन देगा? जिसके लिए नुकसान के लिए यह है किसान बीमा है। लेकिन किसान बीमा कहीं भी लागू नहीं है कि उन किसानों को उनका नुकसान हो गया है तो उनका बीमा दिया जाए। ये बीमा नहीं होता, उनको पैसा नहीं दिया जाता। तो ये किसानों के ऊपर हर तरफ से मार है। आप देखिए कि वो कहते हैं कि नहीं साहब हम 2000 रुपये हर तिमाही में किसान को देते हैं। आप क्या देते हैं? जो यूरिया हम 250, 300, 500 रुपये में खरीदते थे आज वो 1200 में मिल रही है। जो DAP 700 में खरीदते थे वो 2500 की मिल रही है, 3000 की मिल रही है। तो जो 2000 आप देते एक ही बोरी में तो कमा लेते। और कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा जो 5 बोरी 10 बोरी न लेता हो। तो आपने हमें दिए 6000 रुपये, हमसे कमाए 20000 रुपये। तो किसानों को तो हर तरफ से, अब देखिए एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट पे आपको GST माफ़ कर देनी चाहिए। आप नहीं माफ़ करते, आपने कभी भी उसको उस पर GST लगती है। अब GST का सिस्टम देखिए, स्टेट तो अपनी अलग GST लेती ही लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अलग GST लेती है। तो जो हमारे उपकरण हैं उस पर खाद पर भी GST लगी हुई है। तो जब GST को आप कहते हैं तो आपको GST माफ़ कर देना। किसानों के मामलों में GST लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे माफ़ कर देना चाहिए था। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि किसान आज आंदोलित है, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलित है और उसको हमें उसके आंदोलन को कंधे से कंधा मिला करके उसका साथ देना चाहिए। और मेरी और एक बात यह है कि देखिए जो बैकवर्ड है, जो दलित है, जो माइनॉरिटी है, उसे एक साथ आकर के अपनी समस्याओं को सामाजिक स्तर पर दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हमसे जो ऊपर बैठा हुआ आदमी है, जिसको हम 15% आप अभी हमारे यादव जी कह रहे थे कि जो 15% बैठा हुआ आदमी है वो खा जाएगा। तो बात बिल्कुल सही है। 85% के हिस्से की मलाई वो 15% खा रहा है। अगर आप नहीं बैकवर्ड, दलित और माइनॉरिटी एक हुए तो वो कभी सुधरने का नाम मिलेगा और हम लोग इसको गरीब पे करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भोला जी ने आवेश में, भावेश में और एकदम इतना कुंठित होकर जो बात कही तो राजनीति की तरफ चले गए। लेकिन रोका भी गया कि राजनीतिक मंच नहीं, सामाजिक मंच है। सही है, सामाजिक मंच है, लेकिन आज एक राजनीतिक पार्टी के वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। पिछली राजनीतिक पार्टियां जो थीं उनके वजह से कभी भी किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़ा। किसान आंदोलन अगर आपको याद होगा तो किसान आंदोलन इतना बड़ा अगर कभी हुआ था तो अंग्रेज़ों के पीरियड में हुआ था। तब भी किसान बिल लाने की बात हुई थी, किसानों पर कानून बनाने की बात हुई थी और अंग्रेज़ जो पूरी दुनिया पर राज करते थे उनको वापस लेना पड़ा था वो। लेकिन आज ये हठधर्मी सरकार जिसको किसान से, देश से
देश की जनता से, चाहे वो दलित हो, सवर्ण हो, चाहे कोई जनता हो, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि कारपोरेट जगत में बैठे उनके नुमाइंदे, जो उनके खैरख्वाह हैं, जो उनके हमदर्द हैं, जिनके वजह से वो चुनाव जीतते हैं, उनको फ़ायदा मिले। उससे चाहे किसान मरे, चाहे दलित मरे, चाहे बैकवर्ड मरे, चाहे अल्पसंख्यक मरे, चाहे सवर्ण क्लास मरे, उनको कोई मतलब नहीं है। ना व्यापारी से मतलब है, ना स्टूडेंट से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। सब बर्बाद करते चले जा रहे हैं, चाहे कुछ देख लें आप।